नमस्कार सभी साथियों को और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस पेपर हल करेंगे साथियों। यह जो पेपर है ये यूपी टीजीटी का पेपर है साथियों, जिसे हम राजस्थान में सेकंड ग्रेड बोलते हैं। 17 जून 2016 का पेपर हुआ, यानी कि अपने जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड का पेपर होता है आरपीएससी, उसी लेवल का पेपर है जिसे यूपी में साथियों टीजीटी और पीजीटी के नाम से एग्ज़ाम होता है। तो ये जो पेपर है तिथि 17/6/2016 प्रथम पाली का पेपर है कि किस प्रकार का पेपर आता है साथियों और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में सेकंड ग्रेड के हिसाब से, वो किसी भी राज्य का हो, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा पूरे प्रश्न को। अब साथियों इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे पेपर देखने को मिलेंगे साथियों जो पिछले एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं। अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं साथियों। यहाँ से हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं, इसके बाद और भी प्रश्न है, पर लेकिन यहाँ से हिंदी साहित्य के प्रश्न शुरू होते हैं। तो 36वां प्रश्न से अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपने यहाँ है, 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक है साथियों, कौन है? नाभादास है, वल्लभाचार्य है, नंददास अथवा गोकुलनाथ है। तो मेरे प्रिय साथियों आपको याद रखना है 84 वैष्णवों की वार्ता है, ये गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता। आपको ध्यान रखना है 84 वैष्णव की वार्ता में साथियों वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णव की वार्ता में साथियों विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। और ये जो दोनों रचना है ये साथियों गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। रानी केतली की कहानी के रचनाकार कौन है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है, आधुनिक काल से यह प्रश्न पूछा है। आधुनिक काल का गद्य खंड से साथियों गद्य के विकास से यह प्रश्न पूछा है कि रानी केतली की कहानी के लेखक कौन है? लल्लू लाल है, सदा सुखलाल निहास है, इंशाअल्लाह का अथवा साथियों सदल मिश्र है। तो प्रिय साथियों आपको ध्यान रखना है इसके लेखक है इंशाअल्लाह का साथियों। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? यहाँ 3 रचना है, रानी केतली कहानी है, प्रेम सागर है, लल्लू सुख सागर है और नासिक के तो फाख्यान है साथियों। 4 रचना दे रखी। 4 रचना में यहाँ पर अपनों को ध्यान रखना है कि सदल मिश्र की रचना कौन सी है। रानी केतली की कहानी साथियों ये तो इंशाअल्लाह कहाँ की है? प्रेम सागर लल्लू लाल की है। सुख सागर सदा सुख लाल निहाज की है। तो नासिक के तोहफा क्या रचना है साथियों? ये सदल मिश्र की रचना है। ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी यूपी 2016 में, ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिएगा प्रश्न किस लेवल से आते हैं साथियों, प्रश्न वही हम देख रहे हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? आपको पता होगा सिद्धों से है, नाथों से है, या फिर रासों से, या फिर जैन साहित्य है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए सरहप्पा का समय है संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है, और सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक के साथियों वह सरहप्पा ही सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक साथियों कौन है? गोरखनाथ है। नाथ साहित्य और गोरखनाथ के दोनों का जो मूल है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। सहजयान के प्रवर्तक भी साथियों सरहप्पा ही है। सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राहुल सांस्कृत्यायन को दिया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ एक और रचना आती है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, विवेकानंद अथवा केशव चंद्र सेन। तो बहुत आपको पता होना चाहिए साथियों कि सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वे स्वामी दयानंद सरस्वती है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले हैं साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। 51 प्रश्न के बात करते हैं। देखो फिर आ गया साथियों 252 वैष्णव की वार्ता का लेखक है। एक ही जगह से 2 प्रश्न देखिए। गोकुलनाथ है साथियों। नंददास किस काव्यधारा के संबंधित है? तो आपको पता होगा साथियों नंददास है वो संत से, सूफी से, कृष्ण से अथवा राम भक्ति से। तो जो नंददास है साथियों ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित है, जिन्हें भाषा का जड़िया भी कहा जाता है। नंददास को रास पंचादाई इनके द्वारा जो लिखी गई है उसके आधार पर नंददास को भाषा का जड़िया भी कहा जाता है साथियों। और ये अष्टचाप के कवियों में से प्रमुख कवि है, और ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य है साथियों। कौन? नंददास। सुरसागर किस भाषा की कृति है? साथियों आपको ध्यान रखना है सुरसागर, पहले बात तो ये सूरदास की रचना है। सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, इनमें से जो सुरसागर है साथियों ये जो रचना है ये ब्रज भाषा में है,
और कृष्ण काव्यधारा के लगभग जितने भी कवि हैं साथियों, सब ब्रजभाषा के ही कवि हैं। इनमें से सुर की रचना कौन सी नहीं है साथियों? अभी मैंने बताया था, सुरसागर सूरदास की है, सुर सारावली सूरदास की है, साहित्य लहरी सूरदास की है, रास पंचादाई जो है साथियों, ये सूरदास की नहीं है। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसकान, कृष्णदास अथवा तुलसीदास। तो सीधा सा प्रश्न है, आपको पता होगा कि कृष्ण जो तुलसीदास साथियों राम भक्ति शाखा के कवि है, बाकी तीनों ही कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि है साथियों। इसके पहले साथियों, यदि मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है साथियों, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइबर करें और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हर प्रकार का मेरे द्वारा जो क्लास उपलब्ध कराई जाए इस YouTube चैनल पर साथियों, वो आप तक पहुंच सके साथियों। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था साथियों? दास्य है, सख्य है, वात्सल्य अथवा मातृत्व है। तो आपको ध्यान रखना है, तुलसीदास की जो भक्ति थी साथियों, वे दास्य भाव की भक्ति थी। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है साथियों? 57 प्रश्न में देखिए। बात गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका अथवा रस मंजरी। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये गीतावली इनकी है, दोहावली इनकी है, विनय पत्रिका इनकी है, रस मंजरी साथियों ये नंददास की रचना है साथियों, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस अथवा रामचंद्रिका। बताइए साथियों, कौन सा महाकाव्य है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। साकेत साथियों, ये भी खड़ी बोली में लिखा गया है। रामचरितमानस है साथियों, ये अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है साथियों। आपको ध्यान रखना है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी अपना सही आंसर होगा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी, ब्रज अथवा बुंदेली। तो रीतिकाल में जो प्रधान भाषा थी, काव्य पर आसीन जो भाषा थी साथियों, वे ब्रज भाषा थी। आपको ध्यान रखना है, रीतिकाल की जो ब्रज भाषा, जो प्रधान भाषा थी उस समय जो काव्य की, वो ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, बालकृष्ण भट्ट अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। कब? 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसके जो पहले चंद संस्थापक जो थे साथियों, संपादक वो चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष थे। उन्होंने साथियों 1900 से लेकर 1903 तक साथियों इसका संपादन, 2 तक इसका संपादन किया। 3 में साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका संपादन करने लग जाते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? अच्छा है, फेमस कथन है साथियों। तो छायावाद को स्थूल का प्रति जो सूक्ष्म का विद्रोह कहा है वह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। पहली बात साथियों, अभी तक अपन ने जितने भी प्रश्न हल किए हैं इसमें से मैंने अभी तक कोई का आंसर नहीं देखा है। केवल साथियों ये मेरे पूर्व ज्ञान के आधार पर मैं इनका आंसर दे रहा हूँ। ऐसा कैसे ही आपको याद हो तो फिर क्या मज़ा, आनंद आ जाए साथियों एग्जाम में। कौन सा कवि छायावादी नहीं है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ है। जहाँ से ये साथियों ये क्या है, ये रीतिकाल के, भक्तिकाल के, प्रेमाख्यान काव्यधारा के साथियों, सूफी काव्यधारा के पर प्रतिनिधित्व कवि है साथियों, तो वह जासी है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों की मधुर वेदना, मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? यानी छायावाद में जो 4 है साथियों, पंत प्रसाद निराला और महादेवी, इनके किसके काव्य में, किसके गीतों में, किसके प्रगीतों में वीर्य वेदना की अत्यधिक अभिव्यक्ति दिखाई देती है साथियों? तो वह महादेवी वर्मा है। इसलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है साथियों। आगे, प्रगीत काव्य सृष्टि है। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि दार्शनिक, वर्ग चेतना, व्यक्ति के यथार्थ, यथा साथियों यथा स्थितिवादी। बताइए साथियों क्या, यानी प्रगतिवाद, पहला प्रयोगवाद आता है फिर प्रगतिवाद आता है। तो ये क्या है, कौन से काव्य की है साथियों?
तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जो प्रगतिवाद है इसमें वर्ग चेतना प्रधान थी, यानी कि एक पूंजीपति वर्ग था और एक साथियों सामान्य वर्ग था, मध्यम वर्ग था। तो दोनों वर्गों के बीच में जो संघर्ष बताया गया वही प्रगतिवाद है साथियों, याद रखना है। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना और युग धारा साथियों। 73वां प्रश्न है, यह आधुनिक काल का है साथियों। आधुनिक काल में भी प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न है, तो बताइए इसमें कौन सी है साथियों जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग धारा, ये केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है साथियों। मुझे याद नहीं आ रहा है युग धारा किसकी रचना है, या तो गिरजा कुमार माथुर की है साथियों, या फिर सर्वसदयाल सक्सेना, ऐसी किस कोई ये भी उनकी है साथियों, युग धारा भी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। ये सभी साथियों प्रयोगवाद की विशेषता है, लेकिन इसमें मुख्य विशेषता पूछ रहा है। 4 ही विशेषता प्रयोगवाद की है, लेकिन इसमें मुख्य विशेषता क्या वह पूछा, तो यह नई राहों का अन्वेषण। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे ने प्रयोगवाद के कवि को नई राहों का अन्वेषी या नई राहों का अन्वेषण कहा साथियों। तो अपना जो सही आंसर होगा क्या होगा? सी अपना सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध अथवा प्रभाकर मावची। तार सप्तक का मतलब है साथियों प्रथम तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक ही कहा जाता है, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा 1900 साथियों 59 में हुआ था, और चौथा 1979 में हुआ था। तो जो पहला तार सप्तक है उसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। इसके साथियों कौन सा कवि ने? तो शमशेर बहादुर साथियों इसमें नहीं आते, जबकि गिरजा कुमार माथुर में, मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध इसमें, और प्रभाकर मावचे इसमें है। अज्ञे कौन से वाद के प्रवर्तक है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद अथवा साथियों इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अज्ञे साथियों ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। ध्यान रखना, प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे को ही प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार है, भगवती दास वर्मा है, कल्याण चंद्र है, लोचन प्रदास पांडे अथवा यशपाल है। यात्रा वृत्तांत है, न्यू सोच ले आप। हमारी यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है साथी? बताइए इसका आंसर। तो ये है लोचन प्रसाद पांडे का है साथी। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है, रेखाचित्र, सेतुबंध, उपयुक्त दोनों अथवा स्मारिका। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र कौन सा है? तो यहाँ अपना जो आंसर की बात करेंगे तो अपना सी, यानी रेखा चित्र नाम से इनका रेखा चित्र, सेतुबंध भी इनका ही रेखा चित्र है। ये दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी का है, आपको ध्यान रखना है। अमिट रेखा है संस्मरण रेखा चित्रकार है, प्रभाकर माची, सत्यवती मल्लिका, देवेंद्र सत्यार्थी अथवा विष्णु पूजन सहाय। 88 प्रश्न में आंसर दीजिए। तो ये है साथियों सत्यवती मल्लिका, इसका आंसर है कि जो अमिट रेखा है यो के जो रचनाकार है एक संस्मरण है, जिसके रचनाकार है साथियों रेखा चित्रकार। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है, यानी गणेश शंकर जो विद्यार्थी उसने गांधी जी को जीवनी किस नाम से लिखी है? बापू श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी साथियों। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रसिद्ध नाम है साथियों, जो आपको पता होगा। इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, तो इन्होंने किस नाम से महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है? तो इन्हें बापू नाम से महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। जीवनी साथियों यानी कि ये जीवनी में दूसरे का जीवन को दूसरा, यानी दूसरे के जीवन को दूसरा लेखबद्ध करता है। यानी कि आपके जीवन को यदि मैं लेखबद्ध करता हूँ तो वह जीवनी है, या मेरे जीवन को यदि आप लेखबद्ध करते हो साथियों तो वह जीवनी है, और आपके जीवन को आप स्वयं ही लेखबद्ध करते हो तो वो क्या है? वो आत्मकथा है। और मेरे जीवन को यदि मैं ही लेखबद्ध करता हूँ तो वह आत्मकथा है। निहार किसकी रचना है? तो आपको पहली बात, और जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है साथियों? तो देखिए आपको पता है
उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। भ्रमर गीत साथियों सूरदास से संबंधित गीत है। गीतावली है साथियों, ये तुलसीदास की रचना है। और रश्मि रति है साथियों, किसकी है? रश्मि रति है रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रति है साथियों। निहार किसकी रचना है? तो आपको पता है निहार, निर्जा, रश्मि, यामा, सांदगीत, ये सब रचना ये महादेवी की रचना है साथियों। तो निहार किसकी है? महादेवी की है। शिव पूजन शिव राजभूषण के रचयिता कौन है? पता होगा साथियों आपको। घनानंद है, बिहारी है, पद्माकर अथवा भूषण है। तो आपको याद रखना है कवि जो भूषण है उन्होंने शिव राजभूषण, शिवभावनी, छत्रसाल दशक और 2-3 रचना और साथियों, इनके रचनाकार है भूषण। और ये रीतिकाल के वीर रस के कवि माने जाते हैं साथियों। कौन? भूषण साथियों। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी नहीं है? तो आपको सूरदास की कृति है साथियों। तो इनमें सूरदास की कृति क्या है? साहित्य लहरी साथियों इनकी रचना है। गंगा लहरी साथियों पद्माकर की है, जिन्हों में गंगा का महिमा का वर्णन किया है। कवितावली किसकी है? तुलसीदास की। गीतावली किसकी है? तुलसीदास की है साथियों। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो साकेत साथियों तुलसीदास की नहीं है। ये साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली साथियों तुलसीदास की रचना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा की निहार बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की ये कामायनी साथियों जयशंकर प्रसाद की, यही सही नहीं है। पंत वह तोड़ती पत्थर साथियों पंत का है, निराला का है साकेत, सही है साथियों। तो वह तोड़ती पत्थर ये निराला का नहीं साथियों, ये है पंत का नहीं है, निराला का है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं साथियों तो ये ही अपना सही है 95। एक ही क्वेश्चन बाकी है, कोई भी सुमेलित नहीं है साथियों। अगला प्रश्न है 105, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महर्षि जो पिंगल है साथियों वो छंद शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। छंद शास्त्र के जो रचयिता है वो महर्षि पिंगल माने जाते। मंगल भवनी मंगल आर्य द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है साथियों? बताइए। 106 में सीधा सवाल साथियों, इसमें चौपाई का प्रयोग हुआ है। मंगल भवनी मंगल आर्य द्रवसु दशरथ अजर है बिहारी, चौपाई। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। वो क्या होता है? चौपाई होती है साथी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को सूल साथी। इस पंक्तियाँ का कौन से छंद में? ये जो पंक्तियाँ साथियों ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं, लेकिन इसमें छंद पूछा है साथियों, कौन सा छंद है? तो ये आपको रखना है, इसमें दोहा छंद है। देखो साथियों दोहा और सोरठा की मैं आपको तुरंत 1 सेकंड में कैसा पता करें कि ये दोहा है या सोरठा है? सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है। यदि साथियों पीछे तुक मिलती है तो वह दोहा है और यहाँ पर तुक मिलती है तो वह सोरठा है। बिल्कुल 1 मिनट में आपको आंसर देना है, बिल्कुल भी आपको नहीं उलझना है। यदि यहाँ पर आपको साथियों यदि इसमें सेम है साथियों, पूरी में सेम आ रही है, तो यदि यहाँ पर तुक मिलती है तो ये दोहा है, और यदि साथियों बीच में तुक मिलती है तो वो क्या है? सोरठा है। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन कैसव दास और कवि खगोतसम, जेहे तेहे क्रिय प्रकाशित पंक्तियों का किस अलंकार का प्रयोग है साथियों? बताइएगा। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास और कवि खगोत सम साथियों। बताइए। सम, समान, सम, समान, सरिस, सदृश आदि शब्दों का प्रयोग किसमें होता है साथियों? बताइएगा। देखिए साथियों यहाँ पर ना तो बताइए साथियों क्या कौन सा होगा? यहाँ पर यमक यहाँ हो सकता नहीं है, विरोधाभास यहाँ हो सकता नहीं है, उत्प्रेक्षा यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सम आ रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है ही नहीं। सुर सुर स अनुप्रास यानी दो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा, यहाँ फिर से आ रहा, यहाँ पर फिर क्या आ रहा? शशि 2 बार से आ रहा। केशव और कवि में यहाँ पे 2 बार के आ रहा है, इसलिए साथियों यहाँ पर 108 की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर है कौन सा? अनुप्रास अलंकार। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताए।
उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, रूपक अथवा उपमा है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा है, मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल। जो, जैसे, जिमी आदि जो शब्द आते हैं वो किस अलंकार के हैं साथियों? बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 109 की अपन बात कर रहे हैं साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर इसमें आंसर साथियों दे रखा है 109 में अपना जो आंसर है वह आंसर है साथियों, यहाँ पर इसने दे रखा है 109। अपन देखते हैं 109 की बात करते हैं, ये इसकी आंसर की है 109 में जो है साथियों इन्होंने दे रखा है ये डी। क्या दे रखा है? डी, यानी कि इसमें उपमा अलंकार दे रखा है 109 में। क्या दे रखा है? उपमा। तो आपको ध्यान रखना है इसने यह किस प्रकार से आंसर माना है, यह उपमा दे रखा है। जबकि साथियों जैसे जो शब्द आता है वो उपमा अलंकार का आता है, जो शब्द आता है शायद वो भी उपमा अलंकार का आता है। वैसे जिमी जो आदि से शब्द आते हैं वो तो शायद उत्प्रेक्षा का आते हैं, लेकिन इसने उपमा दे रखा है। किस प्रकार से दे रखा है ये पता नहीं। चरण कमल बंदो हरि राही में कौन सा अलंकार है? देखिए साथियों, हमने देखिए चरण कमल पंक्ति में यह कौन सा अलंकार पूछा है। तो देखिए चरण को यहाँ क्या बताया है? कमल बताया गया है। दोनों में यहाँ पर साथियों अभेद आरोप किया गया है, चरणों पर कमल का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पर साथियों रूपक अलंकार होता है। बिहारी की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की जो राजधानी है पटना वो किस बोली में आती है साथियों? मैथिली में आती है, भोजपुरी में आती है, मगही में आती है अथवा अंगिका में आती है? भाषा संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बिहार पटना में कौन सी बोली जाती है? तो बिहार के पटना में साथियों मगही बोली जाती है। आपको ध्यान रखना है कौन सी? मगही बोली जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? खरोष्ट से हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है, किलाक्षर से हुआ अथवा हेरिग्लिफिक से हुआ है? तो आपको पता होगा इसका जो विकास हुआ साथियों वह हुआ ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ साथियों किससे हुआ? देवनागरी लिपि। 123वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं साथियों। 123वां प्रश्न में यानी 123वां तो है नहीं, ये प्रश्न है साथियों अपने 111 में क्या पूछ रहा है ये? 123 ही है और इसने आंसर दे रखे साथियों अपने 119 120 तक इन्होंने आंसर दे रखे। कहाँ तक दे रखे? 20 तक इन्होंने आंसर दे रखे, 120 तक। और ये जो अपने प्रश्न है ये 123वां है। तो आपको ध्यान रखना है ये ब्रह्मा लिपि है साथियों। कौन सा है? ब्रह्मा लिपि है। इन्होंने जो आंसर दे रखे है वो 120 तक ही दे रखे है, आगे इन्होंने आंसर नहीं दे रखे है। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है यहाँ अपना जो आंसर होगा वो ब्रह्मा लिपि होगा। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है साथियों? 11 है, 12 अथवा 13। तो देवनागरी लिपि में यानी कि मूल देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या शायद 13 थी और वर्तमान में साथियों 11 है हिंदी में, क्योंकि उसमें ए अंग और अंग को भी साथियों क्या माना गया था? स्वर माना गया था। लेकिन बाद में अब हिंदी में वर्तमान में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है साथियों। अब अपन देखो कहाँ से शुरू किया था वहीं से वापस शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताएं। तो आपको पता होगा पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है साथियों? चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। ठीक है, आगे हम बात करें कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपको पता होगा साथियों कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? तो साथियों कबीरदास है संत काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि है। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि झांसी है। राम काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि साथियों तुलसीदास है। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि साथियों सूरदास है।
खुमान रासों के रचयिता कौन है साथियों? तो आपको ध्यान रखना दलपति विजय खुमान रासों के रचयिता है। इनमें से कौन सा कवि संत नहीं है? बताइए। कबीर, रैदास, गुरु नानक अथवा तुलसीदास, कौन सा संत नहीं है साथियों? बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, आपको अटकना नहीं है और तुरंत आपको इससे आंसर देना है। 145वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं, कौन सा कवि साथियों संत नहीं है? देखिए साथियों, इसने जो आंसर माना है, उसने तुलसीदास माना है कि तुलसीदास को इन्होंने संत नहीं माना है। हाँ बिल्कुल, सूतीदास साथियों तुलसीदास संत नहीं है। हम संत काव्यधारा में कबीर को पढ़ते हैं, रैदास को पढ़ते हैं और गुरु नानक को पढ़ते हैं। भक्ति काल की संत काव्यधारा में हम साथियों निर्गुण काव्यधारा में कबीर को संत में पढ़ते हैं, रैदास को संत में पढ़ते हैं और गुरु नानक को संत में पढ़ते हैं, जबकि तुलसी को राम भक्ति काव्यधारा में पढ़ते हैं साथियों। तो आंसर क्या होगा? यही सही आंसर होगा। सूफी काव्यधारा का कौन सा कवि नहीं है? मुल्ला दाऊद, जासी, नामदास अथवा साथियों कुतुबन। तो आपको ध्यान है, सूफी काव्यधारा जिसे साथियों प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं, इस प्रेम मार्गी और सूफी काव्यधारा का जो प्रतिनिधित्व कवि जो कवि नहीं है वो साथियों नामदास नहीं है, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी है, जासी ने पद्मावत लिखी, कुतुबन ने साथियों मृगावती लिखी है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, ये नहीं है साथियों, ये कृष्ण काव्यधारा की प्रधानता है। प्रकृति के प्रति चेतन सत्ता का आरोप, ये भी नहीं है साथियों। रूढ़ी व बाएं आडंबरों का विरोध, आश्रदाता की प्रशंसा, ये रासो साहित्य की विशेषता है। रूढ़ियों एवं बाएं आडंबरों का जो विरोध किया है, ये निर्गुण काव्यधारा के संत कवियों ने किया है साथियों। तो ये निर्गुण काव्यधारा को आपको ध्यान रखना है, रूढ़ी और बाएं आडंबरों का विरोध किया, वो 47 प्रश्न का यह सही आंसर है। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता साथियों मलिक मोहम्मद, जासी यानी कि बी अपना सही आंसर है साथियों। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको पद्मावत साथियों अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन ये ठेठ अवधि में लिखा गया है, यानी ग्रामीण अवधि में लिखा गया है। और यदि साहित्यिक अवधि की बात करते हैं साथियों, उसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। अष्टचाप के रचयिता कौन है? तो अष्टचाप के रचयिता साथियों कौन है? सूरदास है, गोकुलनाथ है, नाभादास है अथवा वल्लभाचार्य है साथियों। तो अष्टचाप के जो रचयिता है वह है साथियों गोकुलनाथ। नाभादास ने लिखा अष्टायाम, अष्टचाप नहीं अष्टायाम है साथियों। तो अष्टायाम के जो रचयिता है वो कौन है? नाभादास अष्टायाम के रचयिता है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए प्रश्न नंबर 60 में, जिसने वीर रस में कविता लिखी साथियों। अभी देखा अपन भूषण ने लिखी है, किसने लिखी है? यह भूषण ने लिखी है साथियों। बिहारी सत्सहित किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सत्सहित साथियों ब्रज भाषा का, जिसे ब्रज भाषा का भूषण भी कहा जाता है बिहारी सत्सहित को। और यदि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद जो सर्वाधिक टीका लिखी गई है तो वो बिहारी सत्सहित पर लिखी गई है साथियों। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने कविता में सर्वाधिक किया है? तो आपको पता होगा किया घनानंद ने। सुजान सागर, ये घनानंद की प्रेमिका थी साथियों, कौन? सुजान। और सुजान ने घनानंद सुजान का प्रयोग किया, वो प्रतीकात्मक रूप में किया है। सुजान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को याद किया है साथियों। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? रीतिमुक्त कवि उसे कहा जिसने अपने मन के भावों को स्वच्छंद रूप से अभिव्यक्ति किया, ना तो लोभ लालच में किया ना किसी के दबाव में किया है, उनको रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। तो रीतिमुक्त नहीं है साथियों, तो ये केशवदास नहीं है। केशवदास को हम रीतिबद्ध काव्यधारा में पढ़ते हैं, यानी इन्हें लक्षण ग्रंथों की रचना की है। जबकि घनानंद ने, बोद्धा ने, आलम ने, ठाकुर और दिज्जदेव 5 ऐसे कवि है साथियों जो रीतिमुक्त है। तो यहाँ पर रीतिमुक्त कवि अपना कौन नहीं है? केशवदास साथियों रीतिमुक्त नहीं है। कवि प्रिय किसकी साथियों? आपको पता होगा कवि प्रिय रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, ये जो सब रचना है साथियों ये किसी है? सब केशव की रचना है साथियों। इनमें से कौन सा भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती, विषय भाष्या दर्पण अथवा पद्मावती। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, इसमें जो इनकी रचना नहीं है वो रचना नहीं है साथियों पद्मावती। पद्मावती मलिक मोहम्मद जासी की है पद्मावत। बाकी ये वैदिक हिंसा हिंसा नहीं भवती भारतेंदु के, विशेष विशेषदम इनकी है, बादशाह दर्पण भी इनकी है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणवीर, प्रेम मोहनी। बताइएगा साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह है साथियों रणवीर प्रेम मोहन इनका नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा इनका, नील देवी इनका है, प्रेम जोगनी, कर्पूर मंजरी इनका है साथियों, आदि ये सब इनके हैं।
हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण अथवा आनंद कादम्बरी। किसमें समालोचना के लिए? समालोचना है का मतलब होता है जिन ऐसे कोई भी किसी कृति या व्यक्ति के गुणों के साथ साथ दोषों का भी जो वर्णन किया जाता है उसे साथियों क्या कहा जाता है? उसे समालोचना कहा जाता है। तो यहाँ ये सम प्रश्न पूछा तो यहाँ किसकी है प्रसिद्ध है? तो वह है साथियों आनंद कादम्बरी। कादम्बरी आनंद कादम्बनी और नागरी निरत साथियों अंबिका दास व्यास की यह पत्रिका थी। ब्राह्मण पत्रिका साथियों प्रताप नारायण मिश्र की थी। और हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि वचन सुधा साथियों ये दोनों रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी साथियों। हिंदी की पहली कहानी कौन है? कहानी लेखक कौन है? चंद्रकिरण सोलकरे, भंग महिला होमंती देवी है अथवा चंद्रमुखी। तो हिंदी की जो पहली लेखिका है साथी वो है भंग महिला, जिन्होंने लिखी है डुलाई वाली कहानी। डुलाई वाली जो कहानी लिखी है वो लिखी है साथियों किसने? भंग महिला ने। गुलाबी बन्नो किसकी है? त्रिलोचन की, धर्मवीर भारती की, शमशेरवादी अथवा कुंवर नारायण की है। गुल की बन्नो है साथियों, गुलाबी बन्नो नहीं है। क्या है? गुल की बन्नो है। लेकिन ये जो लिखी है ये धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती। अलका जयशंकर प्रसाद किस नाटक का पात्र है? ध्रुव स्वामिनी का, विशाखा का, स्कंदगुप्त का अथवा चंद्रगुप्त का साथियों? अलका किसका पात्र है बताइएगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाट्य सम्राट माने जाते हैं। इनमें जो अलका है वो कौन सी का पात्र है? तो आपको ध्यान है चंद्रगुप्त का साथियों। अशोक के फूल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनमें से कौन सी कृति सोकृति आत्मकथा है? आत्मकथा स्वयं के द्वारा स्वयं के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाता है। तो कमल का सिपाही है, चीड़ों पर चांदनी है, अर्ध कथानक है अथवा बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो कमल का सिपाही जीवनी है साथियों, चीड़ों पर चांदनी जीवनी है, अर्ध कथानक की आत्मकथा है जो बनारसी दास द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा मानी जाती है साथियों हिंदी साहित्य की। प्रश्न अपना क्या होगा? ये होगा साथियों अर्ध कथानक। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है साथियों? तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, यथार्थवादी अथवा पौराणिक है? बताइए ये कौन सा प्रकार का है? तो यह साथियों याद रखना ये इरावती है साथियों प्रसाद का, यह ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है बताइएगा। गोदान है, सेवा सदन है, कर्मभूमि है, शेखर एक जीवनी है। तो गोदान भी किसका है? प्रेमचंद का है। सेवा सदन भी प्रेमचंद का है, कर्मभूमि प्रेमचंद का, शेखर एक जीवनी साथियों ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन आज्ञे का है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से माना जाता है? द्विवेदी युग से, भारतेंदु युग से, प्रसाद युग से अथवा प्रसाद और युग के बाद से माना जाता है साथियों। तो आपको देखना है हिंदी में जो रिपोर्टाज का आरंभ माना जाता है वो प्रसादोत्तर यानी 6 उत्तर के बाद से माना जाता है। आपको ध्यान रखना है साथियों उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, नहीं किया तो साथियों अब ज़रूर कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत का बिल्कुल सही है। सांध्य गीत, ये सांध्य गीत साथियों महादेवी वर्मा का है, ये प्रसाद का नहीं है। आंसू जोड़ा सही है साथियों, सही पूछ रहा है वो, तो ये प्रिय प्रवास है। जबकि आंसू भी निराला का नहीं है, साकेत भी तुलसीदास का नहीं है। केवल यहाँ पर बात करते हैं तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत का साथियों, और यही अपना सही है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? रेणुका है, दीपशिखा है, या फिर साथियों चितंबरा है, या छत्रसाल दशक है? तो यही सही है साथियों। रेणुका भी नहीं है। रेणुका किसकी रचना होगी साथियों? चितंबरा जयशंकर प्रसाद की, ये सब जयशंकर प्रसाद, रेणुका, चिदंबरा ये सब जयशंकर प्रसाद की साथियों। बाकी ये जो रचना है ये महाकवि भूषण की रचना है। व्रत मुनि ने रस सूत्र का बेचैन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र में, नाट्य दर्पण है ये साथियों, ये होगा अपना नाट्य शास्त्री होगा। क्या आएगा इसका आंसर? 98 में आएगा नाट्य शास्त्र। व्रत मुनि ने जो ग्रंथ लिखा है वो नाट्य शास्त्र लिखा। अनुभव कितने होते हैं साथियों? आपको याद रखना अनुभव की जो संख्या होती है कितनी होती है? 2, 3, 4 अब तो अच्छे। तो आपको याद है अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक अनुभव होता है, एक सात्विक अनुभव होता है, एक आहार्य अनुभव होता है, और
सात्विक अनुभव की संख्या 8 है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बाकी सात्विक अनुभव होते हैं जो 8 वो 4 प्रकार का होता है। सात्विक अनुभव, आहार्य अनुभव, वाचिक अनुभव और एक और होता है, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि हुई। वीरों का कैसा हो बसंत साथियों, वीर रस की अभिव्यक्ति होती इस पंक्ति से। किसकी? वीर रस की। दुख ही जीवन की कथा रही, कथा है साथियों ने, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। इसमें कौन सा है? इसमें करुण रस है साथियों। निराला की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। ये निराला की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं साथियों। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोही। कौन सा है साथियों? इसमें है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का वियोग है साथियों, यहाँ वियोग। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोही मेरा पति सोही, मीरा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोही, जहाँ तन की झाई परत श्याम हरिदूती वो साथियों। इसमें क्या है? इसमें भक्ति है साथियों। ये बिहारी सत्सई का प्रथम ही दोहा। बिहारी सत्सई साथियों अपने सत्सई अच्छी सत्सई पूर्ण हो सके, इसलिए वो यहाँ पर राधा जी की वंदना करते हैं और यहाँ पर भक्ति है साथियों। निम्न में कौन सा दोहा मात्रिक छंद है? कौन सा मात्रिक छंद है? सभी मात्रिक छंद है। दोहा भी मात्रिक है, चौपाई भी मात्रिक है और रोला भी क्या है? मात्रिक साथियों। खड़ी बोली की प्रथम रचना की बात करते हैं साथियों। खड़ी बोली की प्रथम रचना आती है हमें प्रेम सागर, जो लल्लू लाल की है। कौन सा आती है? प्रेम सागर है खड़ी बोली की साथियों। नासिक तोपाख्यान 112 में अपना आंसर की बात करते हैं साथियों। 112 में अपना जो आंसर है बी है। तो खड़ी बोली की इनमें जो पहली रचना दे रखी साथियों, नासिक तोपाख्यान है सदल मिश्र की। क्या? नासिक तोपाख्यान है सदल मिश्र की। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कोरवी, बुंदेली अथवा कन्नौजी साथियों। किसमें? पश्चिम हिंदी। तो पश्चिम हिंदी में कौन सी नहीं आती साथियों? ध्यान रखना, पश्चिम हिंदी में छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी नहीं है। पूर्वी हिंदी में आती है साथियों। 113 की बात करते हैं, ये पूर्वी हिंदी में आती है साथियों। पश्चिम हिंदी की कितनी बोली है? पश्चिम हिंदी की बोलियों के आप ध्यान, पश्चिम हिंदी की 5 बोलियां हैं साथियों। के बी है। के इसको याद रखना आप। के बी और एक के से तो कन्नौजी बनेगी। एक के से साथियों कौन से? एक से ब्रज बनेगी, एक से बुंदेली बनेगी, एक से हरियाणी बने। ब्रज, बागरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। ऐसे साथियों ये 5 बोलियां हैं जो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। बनारसी किसकी उपबोली है? बताइए साथ। बुंदेली की बनारस में बोली जाने वाली बुंदेली की है, छत्तीसगढ़ी की है, बघेली की है, कन्नौजी की है। बताइए बनारस की किसकी उपबोली है साथियों? 115 प्रश्न का आंसर दे तो ये है साथियों किसका? अपना आंसर होगा ए, बुंदेली की है साथियों। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पेशानी से, वागड़ से, मगही से, सोरसेनी से। सिंधी भाषा का ब्राचड़ से है साथियों, है 116 में। हाँ, ये ब्रागढ़ नहीं है, ब्राचड़ है साथियों। सिंधी भाषा का जो संबंध है वो ब्राचड़ भाषा से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी साथियों भारोपीय परिवार की भाषा है। अपना बी आंसर होगा। कोरी भाषा का उदय किस से हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी अथवा बिहारी स्वापी। अभी कोरवी वाका हुआ साथियों पश्चिमी हिंदी से। किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से हुआ कोरवी बोली का साथियों। निम्नलिखित कौन देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा अथवा देहात। यह जो देहात शब्द है साथियों ये देशज शब्द है। देशज यानी ग्रामीण भाषा में जो शब्द है उनको ही देशज शब्द कहा जाता है। दशानन निम्न में से कौन सा शब्द है? दशानन साथियों यहाँ पर अपना शब्द है यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द है साथियों। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यदि 120 का प्रश्न की अपन बात करते हैं साथियों, तो 120 में जो अपना आंसर होगा वो होगा योग रूढ़। हाँ, योग रूढ़ होता। योग रूढ़ शब्द है ऐसा होता है बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण होते हैं ना प्रिय साथियों, वह सब योग रूढ़ में आते हैं। यानी किसी शब्द के यदि 2 टुकड़े कर दिया, दोनों का अर्थ निकलता है तो वह योग रूढ़ में आते हैं साथियों। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ऋतु, रचना, मूर्धन्य नहीं है साथियों, तो ये नहीं है साथियों। बाकी ये क्या है? तीनों क्या है? निम्न में कौन सा एक अल्प प्राण है? अल्प प्राण साथियों आगे अल्प प्राण पीछे मान 1, 2 और 3 ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण में 1, 2, 3
4 और 5, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो यहाँ पर अल्पप्राण पूछ रहा है तो के कबूतर का अपना क्या होगा, अल्पप्राण होगा साथियों। देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है, देवनागरी लिपि मुख्यतः वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक या प्रतीकात्मक। देवनागरी साथियों वह अक्षरात्मक है या वर्णनात्मक, इसका आंसर आप मुझे बताइए। लास्ट प्रश्न का इसका आंसर दे मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। अब बात करते हैं अपने पहला प्रश्न की, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, बिल्कुल इधर से इधर लिखी जाती है। इसके उत्तर नागर ब्राह्मण से बिल्कुल ये एकमत है, ये वर्णनात्मक है साथियों। इसमें शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है, ये वर्णनात्मक नहीं है साथियों, ये अक्षरात्मक है। ये दाएं से बाएं नहीं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये वर्णनात्मक भी है साथियों। मैंने गलत पढ़ दिया, दाएं से बाएं नहीं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये वर्णनात्मक भी है, ये अक्षरात्मक नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपना आंसर क्या होगा, ए अपना सही आंसर होगा। तोता डाली पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो साथियों इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा अधिकरण, बैठा, अधिकरण का आधार, जहाँ पर क्रिया का आधार क्या हो, जहाँ पर क्रिया हो रही है साथियों वहाँ पर अधिकरण होता है। तो यहाँ तोता डाली पर बैठा है तो अधिकरण में, एक तो में आता है, एक पर आता है और एक क्या आता है, पे। ये 3 शब्द अधिकरण कारक है, तो यहाँ पर आ रहा है तो ये अधिकरण है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु जो शब्द है साथियों हमेशा बहुवचन में आता है। तो यहाँ तीसरा मेरे हिसाब से अपना जो आंसर होना चाहिए साथियों वो बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना है, हरहर है, बाजरा है, उड़द है साथियों। हरहर साथियों ये स्त्रीलिंग है, चना खाया जाता है, बाजरा खाया जाता है, उड़द खाया जाता है, हरहर खाई जाती है साथियों, आपको ध्यान रखना है। विद्या अभ्यास का क्या होगा, विद्या प्लस अभ्यास, ये अपना सही आंसर होगा 5वां में। ठीक है साथियों। नील गाय में कौन सा समाज है, नील है जो गाय, तो यहाँ पर तत्पुरुष आ जाएगा साथियों। कर्मधारय कौन सा आएगा साथियों बताइए। छठा की अपन बात करते हैं तो इसमें कर्मधारय आएगा, एक गाय की विशेष बताए, गाय कैसी है, नीली गाय है, नील है जो, नीली है जो गाय, तो ये कौन सा आ जाए, कर्मधारय समास आएगा साथियों। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास आएगा, शब्द कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष है, दिगु है या फिर कर्मधारय समास है। तो त्रिभुज जो शब्द है साथियों इसमें अपना आंसर होगा दिगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक और वह समूह का बोध कराता हो वह क्या कहलाता है, दिगु समास कहलाता है साथियों। छठी का दूध आना, सही अर्थ क्या, बुरे हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या भूख लगना। छठी का दूध आना, बुरा हाल होना, 15वां में साथियों क्या आएगा, 15वां में अपना क्या आएगा, ए आएगा, आपको याद रखना है। मालविक अग्निमित्र ये साथियों ये इंग्लिश का है, तो ये संस्कृत का है। संस्कृत को अपन को ध्यान में, अपने केवल हिंदी के विषय में अपन को देना है। अपने हाथ से स्वयं काम करना, काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम स्वयं करो साथियों। 8वां में यही सही होगा। ठीक है। रामायण शब्द का कौन सी विभक्ति, ये संस्कृत का साथियों, संस्कृत अपन याद रखना नहीं है। बादल शब्द का पर्यायवाचक नहीं है साथियों, तो अब रहे वारिद है, जीभूत है या भरकट है। तो मेरे हिसाब से डी साथियों इसका सही आंसर होगा, भरकट बादल का पर्यायवाचक नहीं है। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्रवाचीन, अर्वाचीन का सही विलोम होगा साथियों। आकृति का समभिन्नार्थक शब्द कौन सा है, बनावट, चित्र, वस्त्र, समरूप साथियों। आकृति का 112वां प्रश्न की बात करते हैं तो ये अपना आएगा साथियों चित्र। छाती के बल चलने वाला क्या कहलाता है, ऊर्ग कहलाता है साथियों। छाती के जो बल, उर यानी हृदय होता है, यानी छाती के बल चलता है साथियों, वैसे ऊर्ग कहा जाता है। ये सांप का पर्यायवाचक है। बस बरस पड़ना का अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा होना, प्रेम करना या सम्मान देना। बरस पड़ने का मतलब है साथियों अत्यधिक क्रोधित नहीं है, बरस पड़ने 114 में इसका होगा साथियों, बरस पड़ने का अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना। ए अपना सही आंसर होगा 14 प्रश्न में। अगला प्रश्न, महात्मा शब्द का कौन सा समास है, महात्मा शब्द में कौन सा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास है साथियों। कौन सा है, कर्मधारय। प्रतिदिन शब्द का समास, ये संस्कृत के साथियों, संस्कृत को अपना ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था साथियों। कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम जरूर बताया करना चाहिए। और ऐसे ही साथियों पेपरों को आप तक पहुंच सके इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।
ठीक है मेरे साथियों, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम साथियों।